तो क्वेरी कुछ ऐसी थी कि जहाँ पे क्लाइंट ने ये पूछा कि मैं अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए, अज्यूम कर लो बेटी के पढ़ाई के लिए कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रही हूँ, तो उसको किसी ने बता दिया इस पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, कैसे टाइप का ट्रांसफर था? फॉरेन ट्रांसफर। तो शी वॉज रेमिटिंग outside India a payment on which she was said that she will be taxed. Okay, what kind of taxes it was? It was TCS. So the question here arises कि हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस पे टैक्स क्यों लग रहा है और ये किस तरीके का टैक्स है? इनफैक्ट ये टैक्स इज एज हाई एज 20%। रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया था जिसमें इसको बढ़ा के 20% कर दिया था और वो एप्लीकेबल होने वाला था 1 जुलाई 2023 से। फिर कुछ क्लैरिफिकेशंस आए और उन्होंने उसकी एप्लीकेबिलिटी पोस्टपोन कर दी 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, दिस वाज मेजरली बिकॉज देयर वाज सम कंफ्यूजन्स that was going around with these provisions, and therefore government also came up with certain clarifications. In today's session we'll also see what is all this about. ठीक है, second part में we will see what is the clarification that the government introduced. In the third part, we'll see what we will advise our clients to do. Okay. So, opening up a foreign currency account, purchasing a property in abroad, visiting, gifting, donating, giving loan, making a medical treatment, paying for educational, paying fees to educational institute, ये सारी चीजों पे TCS लग रहा है। ठीक है, and the recent circular clarifies. But let us first start with the basics. ठीक है, पहले TCS क्या होता है? ठीक है, so the basic concept of tax, collecting tax in advance, is divided into two parts. One is TDS, one is TCS. TDS is one when the buyer deducts and then makes a payment. TCS is when the seller collects extra tax. ठीक है, TCS के कई situations होता है और उनमें से एक सिचुएशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट जो भी सेलर होगा इसमें वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। ठीक है, हमारे सिचुएशन में सेलर दो तरीके के लोग हैं, एक बैंक है और एक ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बैंक्स जब एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करेंगे जिसको हम कहेंगे रेमिटेंस अंडर LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, और दूसरा टूर ऑपरेटर्स जब टूर ऑपरेशंस के लिए फीस लेंगे। तो समझो आप 10 लाख रुपए का ट्रांसफर कर रहे हो तो आप 12 लाख रेडी रखो क्योंकि 2 लाख आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। ठीक है, अब क्या ये हर बार 20% होता है? नहीं, देयर आर मल्टीपल रेट्स एंड वी विल गो थ्रू इट। उससे पहले LRS। अब ये LRS क्या हो गया? अगर TCS आपको क्लियरली समझ गया क्या होता है तो LRS समझता है। LRS इज अ स्कीम बाय द गवर्नमेंट स्टेटिंग कि आप $2.5 लाख तक इन अ ईयर, $2.5 लाख तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चार ट्रांजैक्शन कर लो, हमको तकलीफ नहीं है। हमने इसको लिबरलाइज कर दिया, इन सारे रेमिटेंसेस को लिबरलाइज कर दिया। दिस कुड बी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बोथ। जैसे मैंने कहा फॉरेन में घर खरीदना है, इट्स काइंड ऑफ अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फॉरेन घूमने जाना है, खर्चा करना है कुछ, लाइक अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस को आरबीआई ने ये बोल दिया कि एक स्कीम बना दिया हमने, वो पढ़ो, रेफर करो। उसके तहत अगर आप $2.5 लाख ट्रांसफर करते हो, विच कन्वर्टेड इनटू रूपी कैन बी अप टू 2 crores। ठीक है, रफली कैलकुलेटेड अप टू 2 crores। सो 2 crores तक उन्होंने बोला आप ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो करो और कर दो ट्रांसफर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नहीं तो आरबीआई से अप्रूवल तक लेनी पड़ती है। सो दिस इज द स्कीम, liberalized remittance scheme. This is applicable to individuals, not to partnership firms, companies, HUFs. उनको नहीं, businesses को नहीं, this is applicable to individuals. If this is clear, let us see what is overseas tour package. ठीक है, overseas tour package मतलब आप बाहर घूमने जा रहे हो और उस पूरे टूर का एक पैक आपने ले लिया। पैकेज समझते हो? जैसे उसने आपके फ्लाइट के टिकट्स, उसमें आपके रेंट, रहने का रेंट है ना, होटल स्टे, फिर बाकी जो भी अकोमोडेशन से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड, ठीक है, फूड से रिलेटेड सारे चार्जेस का एक लमसम बना के उसने आपको ऑफर किया। सो दैट इज
overseas tour program package. Now the rates. अब ये लोग कैसे हमसे TCS ले रहे हैं? अभी आपको ये तो समझ गया कि कोई तरीके का पेमेंट है जो या तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में है, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज फॉर टूर ऑपरेटर्स. दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में कैसा है, 7 लाख रुपीज तक, ठीक है, कोई TCS नहीं कलेक्ट होगा. ठीक है, इस चीज को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा. अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए जा रहे हो, एजुकेशनल और मेडिकल, ये दो पर्पसेस के लिए अगर आप स्पेंड कर रहे हो, पढ़ाई और मेडिकल, तो आपको TCS भरना होगा 7 लाख तक 0. 7 लाख के ऊपर के जितने भी रेमिटेंस है उस पे 5%. क्लियर? तो ये पोजीशन पहले भी सेम थी, 1 अक्टूबर के बाद भी सेम ही रहेगी. ठीक है, जो उनका जुलाई का टारगेट था वो उन्होंने पोस्टपोन किया, अक्टूबर किया है, और अक्टूबर में भी सेम ही रहेगी. देन अगर एजुकेशनल लोन में एक कंडीशन है, अगर आपने यहां से लोन लेके फॉरेन में ट्रांसफर किया तो, ठीक है, दिस इज वन एक्सेप्शन टू द एजुकेशनल लोन, 5% है TCS अमाउंट. लेकिन इस केस में अगर आपने ATE, सेक्शन 80E जो है उसके हिसाब से जो लोन स्पेसिफाइड है वो लोन लेके फॉरेन में ट्रांसफर किया है तो 0.5% आपको TCS कलेक्ट होगा. ठीक है, जब भी मैं TCS बोलूंगा मैं बोलूंगा वो कलेक्ट होता है. ठीक है, सो अप टू 7 लाख वो भी निल है, बट 7 लाख के ऊपर 0.5 पहले भी था, 0.5 अभी भी है, मतलब 1 अक्टूबर के बाद भी हो. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट केस इज एनी अदर केस. अगर वो मेडिकल या एजुकेशन रहा तो हमें पता है 5%. एजुकेशन स्पेशल कैटेगरी का यानी लोन लेकर एजुकेशन का फीस भर रहे तो वो 0.5%. उसके अलावा जो भी है वो अप टू 7 लाख इट इज निल. अगेन उस पर कोई TCS नहीं कलेक्ट हो रहा, और उसके बाद 20% TCS कलेक्ट हो रहा है. तो अब वो वाली बात आ जाती है कि 10 लाख ट्रांसफर कर रहा हो तो 12 लाख रेडी रखो, क्योंकि 2 लाख तो TCS भी कलेक्ट होगा. कौन कलेक्ट करेगा? सो बैंक्स कलेक्ट करेगी और आपके नेम पे TCS डिपॉजिट कर लेगी. So in short, if we could summarize this, how will we say liberalized remittance scheme के अंदर 7 लाख तक कोई TCS नहीं आता. उसके बाद आता है, डिपेंड करता है 0.5, 5% की 20%, डिपेंड करता है कौन सा सिचुएशन है. क्लियर? Overseas tour package is the second case. Now what will happen in the second case is, currently ऐसा हो रहा है कि कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है ओवरसीज टूर पैकेज पे, सीधा 5% TCS कलेक्ट होता है. ठीक है, द पोजीशन दैट वुड हैव बीन फ्रॉम 1 जुलाई व्हिच इज पोस्टपोन टू 1 अक्टूबर इज 7 लाख तक 5% कलेक्ट करना और उसके ऊपर 20%. ठीक है, सो अगेन समराइजिंग, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर क्या था, 7 लाख तक कुछ नहीं लग रहा था, कोई भी TCS कलेक्ट नहीं कर रहा था. उसके बाद 0.5, 5 और 20% थे. ओवरसीज टूर पैकेज में क्या हो रहा है, 7 लाख तक 5% है TCS कलेक्शन, इसमें निल नहीं है, और उसके ऊपर 20%. ठीक है, if you've understood the basics that this is the law, this is how TCS has to be collected, then what were those confusions जिसके वजह से इसको तुरंत इंप्लीमेंट नहीं किया जा पाया और ये पोस्टपोन हो गया, और उस पे गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन लाया वो अब हम डिस्कस करेंगे. We'll discuss this in 7 parts. First part is that they say they clarified, okay, yes, this is true कि liberalized remittance scheme के अंदर जितना भी आप ट्रांसफर करते हो 7 लाख तक आपको कोई TCS कलेक्ट नहीं होगा. ठीक है, they said this is clear. एंड जो फॉरेन टूर ऑपरेटर्स आपसे कलेक्ट कर रहे हैं उस पे TCS 7 लाख तक भी 5% कलेक्ट होगा, और उसके बियॉन्ड 20% कलेक्ट होगा. और आपको पूरे साल का पेमेंट देखना है, उन्होंने कहा ये ईयरली आपको देखना है. सो यू हैव टू सी ड्यूरिंग द ईयर व्हाट वाज द रेमिटेंसेस दैट यू आर मेकिंग. ऐसे पर रेमिटेंस नहीं. यू कैन नॉट से अभी मैं रेमिट कर रहा हूँ तो 10 लाख कर रहा हूँ, नेक्स्ट 2 लाख कर रहा हूँ तो 2 लाख तो क्रॉस नहीं हो रहा, ऐसा नहीं. You have to see during the whole year how do they cross. ठीक है,
So second point is, once the threshold for 7 lakh has expired, then TCS will be applicable. तो आपको थ्रेशोल्ड तक एग्जेम्प्ट है ऐसा ही मानना है, उसके बाद उसके ओवर एंड अबव जितना भी है उस पर TCS एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, एंड अगेन लाइक हाफ ऑफ द ईयर तो ये सब चीजें थी नहीं, हाफ ऑफ द ईयर ये सारी चीजें है, तो उस पे कंफ्यूजन को भी इन्होंने क्लैरिफाई किया कि आप पूरा यही समझो कि ये साल भर में एप्लीकेबल था. जब तक जिस पॉइंट तक यानी 1 अक्टूबर तक नहीं था तो पुराने रेट्स के हिसाब से TCS कलेक्ट होगा, उसके बाद नए रेट से TCS कलेक्ट होगा. लेकिन एलिजिबिलिटी यानी वो 7 लाख कितने लैक्स हुए वो चेक करने के लिए आप पूरे साल का एक पीरियड समझ लो. ठीक है. फिर आप आधा आधा मत करो, 7 लाख साल के पहले, 7 लाख लेटर हाफ में, ऐसा मत करो. दिस इज अनदर थिंग दैट दे क्लैरिफाइड. थर्ड पार्ट, अब कितने लोग बोलने लग गए कि यार हमारे पास तो एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, वी आर यूजिंग दैट, नाउ विल दैट आल्सो अट्रैक्ट TCS? The government clarified that no, TCS shall not be applicable on these kind of payments. Like if you have an international credit card from which you make these payments, TCS will not be applicable. Fourth point, अब थ्रेशहोल्ड, जब ये थ्रेशहोल्ड बोलते हैं तो इनको कैसे पता कि इस बंदे का 7 लाख हो गया कि नहीं? हो सकता है उसके 4-5 बैंक अकाउंट हो सकता है किसी और टूर ऑपरेटर से पहला वाला पार्ट उसने कराया. सो दिस लेड टू अ कंफ्यूजन स्टेटिंग दैट कि अब इसमें डिसाइड कैसे करे और सही तरीके से TDS कैसे काटे, TCS कैसे कलेक्ट करे. आई एम सॉरी. सो हाउ डू वी कलेक्ट TCS एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट अमाउंट? तो इस पे क्लैरिफिकेशन ये आया कि ओके, इस पे जो भी रेमिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक डिक्लेरेशन दे, वो लिख के बैंक को देगा, वो लिख के टूर ऑपरेटर को देगा कि मेरा इतना ही लिमिट अभी तक क्रॉस हुआ है, उसके बियॉन्ड नहीं गया. वो चाहे वो फॉर्म में ले ले या जैसे भी ले ले, उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं दिया, बट इट इज टू अ रेमिटर दैट ही विल से whether his transaction has crossed or not. Clear? Now, what if he lies? What if he does not declare the correct amount? So the collector, TCS collector, is not held, will not be held responsible. He will not be treated as an SSC in default. Yeah. On the alternate side, the person who is lying, who gave a false declaration, may be prosecuted. The income tax department may take necessary actions against him, जिसने भी झूठ बोला. ठीक है. फोर्थ पार्ट हो गया. फिफ्थ पार्ट इनको ये कंफ्यूजन हो गया कि यार ये 7 लाख ओवरसीज पैकेज के लिए तो पहले 5 पे TCS कलेक्ट हो रहा है, फिर बाकी तो थ्रेशहोल्ड कैसे गिनूं? ओवरसीज का अलग गिनूं, लिबरलाइज का अलग गिनूं, कि दोनों का साथ में मिला के गिनूं? तो इस पे क्लैरिफिकेशन आया कि दोस और both these thresholds are independent of each other, although they fall under the same section, but they are independent of each other. So the payments that you make to an overseas tour operator is separate, 7 lakh, beyond 7 lakh is separate, and the payment that you make under liberalized remittance scheme is different. Yeah. Sixth part. Okay. Sixth part में इन्होंने ये clarification दिया कि आप अगर, because there are certain codes that are involved, so if you are remitting as medical, so आप क्या code use करो, and if you are remitting as ये एजुकेशनल पेमेंट्स, तो आप क्या कोड यूज? सो दे गिव कोड टू स्पेसिफाई. और उसमें ऐसा है कि कई बार क्या होता है, जैसे एजुकेशनल पर्पस बोला तभी भी तो टूर ऑपरेटर लगेगा, है ना. मेडिकल पर्पस बोला तभी भी तो टूर ऑपरेटर लगेगा. ऐसे तो नहीं होगा मेडिकल पर्पस के लिए पैसे भेज रहा हूँ लेकिन खुद नहीं जा रहा, तो वहां पे भी ट्रैवल होगा, इंक्लूडेड होगा, स्टे इंक्लूडेड होगा, बट दैट शुड नॉट क्वालिफाई एज टूर ऑपरेटर. TCS नहीं होना चाहिए. सो इन दैट केस यूज दीज कोड्स. दे से they give 2 codes for medical and 2 codes for this educational. So 2 codes for medical consist of medical का एक code and travel related and other things related to medical. Educational में भी pure educational का एक code और travel related to educational, ऐसे 2 codes देती है. तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये इस पर्पस के लिए ये टूर ऑपरेटर यूज हुआ था और ये इसके अंदर क्लासिफाई होना चाहिए, दूसरे के अंदर क्लासिफाई नहीं होना चाहिए. क्लियर? The last clarification is what if
I myself book the ticket. What if I myself book the hotel? I don't involve a tour operator. तो जहां से मैं ये टिकट्स बुक कर रहा हूँ या होटल बुक कर रहा हूँ, डायरेक्टली बुक कर रहा हूँ, इस केस में क्या उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीसीएस कलेक्ट करना? So the government clarified, no. When we are saying tour operator, we mean 1, 2, 3. First thing is there should be an international ticket, private ticket that is booked. Second thing is there should be a hotel accommodation that should be booked that includes with or without food, boarding, lodging, anything. Third, there should be expenditure which is in the similar nature. For example, booking the local travel, वो सब भी तो उनके सर्विसेज में इंक्लूड होता है. तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया ये तीन चीजें जो होती है उसमें से दो का कॉम्बिनेशन बैठे तो ही हम मानेंगे टूर ऑपरेटर. सिर्फ टिकट बुक किया और होटल नहीं बुक किया तो टूर ऑपरेटर नहीं है. सिर्फ होटल बुक किया टिकट नहीं बुक किया तो टूर ऑपरेटर नहीं. ठीक है, जब वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में कोई भी दो चीज सेटिस्फाई करेगा तो वो टूर ऑपरेटर बन जाएगा. So that is these are the clarifications that they brought with circular number 10 dated 30th June 2023 and then they said okay 1st July से नहीं applicable है, 1st of October से applicable है. So towards the end, let us just summarize the entire provision. What does the provision say? 206C 1G, two parts. First part is liberalized remittance scheme. क्लियर है, 7 लाख तक कुछ नहीं कलेक्ट होगा, 7 लाख के बियॉन्ड तीन सिचुएशंस दे दी. एक जहां पे एजुकेशनल लोन और मेडिकल दोनों जा रहा है तो 5% टीसीएस एंड नील, फिर 5% टीसीएस. एजुकेशनल लोन लेके उधर पेमेंट कर रहे हो तो 0.5% टीसीएस और एनी अदर केस 20% टीसीएस. 7 लाख तक का एग्जेम्पशन फिर भी रहेगा. पहले यही चीज 5% थी. If in case I missed, I don't remember. पहले वही चीज ये थी 5% थी. ठीक है, एनी अदर केस 5% था जो बढ़ा के 20 हुआ. लेकिन 20 सबके लिए नहीं हुआ, कुछ चीजें सेम ही रही, जैसे मेडिकल और एजुकेशन सेम रहा, बाकी लोगों के लिए 20 कर दिया. और ओवरसीज टूर पैकेज में भी 20 कर दिया, लेकिन 7 लाख तक 5% ही रखा, 7 के बियॉन्ड 20 कर. TCS is not about you paying extra taxes. TCS is about government getting the notification कि भाई ये transaction हो रहा है. What happens of the taxes that is collected from you as TCS? It gets reflected in your credit, tax credit. You're not taxed for it, just that it is a mechanism to collect advance tax from you. Correct? It's kind of an tax in advance that they collect and then deposit it in your name. So while you file your returns or while you pay your advance taxes, you claim credit of it. It's as good as you pay taxes in advance. And if in case it is deducted more, so then claim the refund. So this is what you have to do. Okay. So with this we end today's session. Okay.